वेलकम टू माई चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बिहार टीजीटी पीजीटी की भर्तियों की बात करेंगे और किन विषयों में कितनी भर्तियाँ हैं, इसके साथ साथ उसके सिलेबस की बात करेंगे। चूँकि जो पिछला भी आपका टीजीटी पीजीटी हुआ है, ठीक है, उसके संदर्भ में भी बात कर लेंगे कि किस तरह के पेपर आए, कहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, किस किताब से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं और ये स्टेट का जो सिलेबस है, जो आप लोगों का स्टेट अभी पीजीटी और टीजीटी का हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पीजीटी का जो अभी पिछला आपका बिहार में पीजीटी हुआ है, उसके कुछ प्रश्नों को यहाँ सॉल्व कराएंगे। और जो पूरा परीक्षा का पैटर्न है जो पिछला वाला था, ठीक है, उसको पूरा उसका जो विज्ञापन था उसको दिखाते हुए आपको वहाँ पे मेंशन करते हुए हम लोग चलेंगे कि किस तरह से कहाँ से और क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। और आगे जो आपका अभी देखिए पीजीटी का जो विज्ञापन आया, टीजीटी पीजीटी का, बहुत अच्छी खासी सीटें हैं इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो पूरा अभी कंप्लीट विज्ञापन नहीं है, ये मतलब नोटिस वहाँ से जारी हुई है कि इतनी सीटें जो हैं और उसी के संदर्भ में यहाँ पे आपका जो है ये बात किया गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए 11-12 का जो है वो आपका 18,830 पद हैं। 9 से 10 इसी को 11-12 को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजीटी बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका 9-10 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, टीजीटी बोलते हैं। और ये आपका जो है 6 to 8 वैकेंसी है, 31,982 जो पद हैं, ठीक है। अब इनके बारे में जान लीजिए कि किन विषयों में कितने पद हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस और पैटर्न पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका भौतिक में है, यानी फिजिक्स में 1919 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 1857, ये पीजीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। गणित में 1651 है, बहुत अच्छी खासी सीटें, इतनी सीटें जल्दी आएंगी नहीं। और इस बार देखिए फ़ायदा ये है कि ये स्टेट जिन लोगों ने दिया है, जो पास हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, सब कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलनी है। हिंदी में 1169 सीटें हैं, जंतु विज्ञान में यानी 400 सीटें हैं, उर्दू इतिहास में 691, पॉलिटिकल साइंस में 594, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में 168 सीटें हैं, इसमें कम सीट है। भूगोल में देखिए बहुत अच्छी सीटें, 501 सीटें ज्योग्राफी में आपका है यहाँ पे, ठीक है। समाजशास्त्र में 823 हैं, मनोविज्ञान में 1114 हैं। कम सीटों में देख लीजिए आप पाली हैं, ये सभी जो है एनआरबी, और ये आपका टोटल जो है मिला के 18,830 सीटें होंगी। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया है कि पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो आपके उच्च माध्यमिक होते हैं, जिसमें 9 to 10 होता है। अब देखिए सोशल साइंस में आपका 1922 सीटें हैं, अच्छी सीटें हैं। गणित में 2200 सीटें हैं, विज्ञान में 2300 सीटें, हिंदी में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में 3423 और 3465 सीटें हैं, ठीक है। संस्कृत में 1856 है, उर्दू में 1219 है, संगीत में 1068 है, ललित कला में 284 सीटें हैं, यानी कि सीटें बहुत अच्छी खासी हैं। और देखिए 6 to 8 में आपका 31,982 सीटें हैं, ठीक। ये टोटल हो गई सीटों का विवरण। और यहाँ पे देखिए सैलरी भी मेंशन की गई है, जो आपका यहाँ पे कंप्लीट सैलरी मिलेगी वो 55,610 रुपये जो है ये किसको मिलेगी, जो पीजीटी वाले हैं। 53,000 रुपये यानी लगभग 54,000 रुपये आपको किसको मिलेगी, जो पीजीटी वाले हैं, सॉरी टीजीटी वाले हैं। और 56,000 लगभग जो पीजीटी को मिलेगी। 6 to 8 जो जूनियर वाले हैं उनको लगभग 49,000 मिलेगी, ठीक है। सैलरी भी ठीक ठाक है और गवर्नमेंट जॉब भी है। तो ये हो गई पूरा कंप्लीट डिटेल। इसके अलावा जो भर्ती आनी है अभी आपका, ठीक है, अभी इसकी पूरी कंप्लीट जो है फॉर्म अप्लाई करना ये स्टार्ट हुआ नहीं है। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट विज्ञापन आता है उसमें भी हम मेंशन कर देंगे। तो अभी हम आपको ले चलते हैं इसके सिलेबस पे। यहाँ पे एक बार योग्यता की आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की समस्या होती है योग्यता को लेके रहती है। और इसमें देखिए आपका जो टीजीटी की हम लोग बात करें तो टीजीटी के लिए क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए या आपका बीएससी है जो भी है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए। और क्या चाहिए, आपका एस्टेट पास हो, ठीक है। एस्टेट चाहे 2019 में जो हुआ था यहाँ बिहार में, या अभी जो बिहार ने कराया है इसमें, तो कोई ना कोई आपको एस्टेट यहाँ पे पास होना है, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आगे देखिए 9-10 में देखिए यहाँ पे गणित में जिनका ये विषय है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
ठीक है। कोई दो विषयों में यहाँ पे है। विज्ञान में आप देखिए सोशल साइंस में कह रहा है कि इतिहास में, भूगोल में, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से इसमें कोई एक विषय के रूप में आप जो है, यानी दो विषयों से आपका बीए हो, लेकिन दो विषयों में से एक, चाहे आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री, अनिवार्य रूप से आपका एक विषय के रूप में होना चाहिए। कहाँ पे? बीए में। यानी कि बीए जो है वो आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से अगर आपने किया है तो ठीक है, लेकिन उसमें दो विषय में आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए अपने मन से हम नहीं बता रहे, यहाँ पे आपका मेंशन है, आप खुद ही इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए 11th-12th की हम लोग बात कर लें तो 11th-12th में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपका देखिए 50% होना चाहिए। और इसके अलावा जो है सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो। इसके अलावा जो एलाइड सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स में कौन कौन डाल सकता है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। कॉमर्स में जो इन्होंने मास्टर डिग्री जिनका कॉमर्स में हो वो भी कर सकते हैं, एमकॉम वाले। बिजनेस इकोनॉमिक्स जिनका है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में मिल गई। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, ये देखिए आपका पूरा आ गया सिलेबस पे कि जो परीक्षा का पैटर्न होगा कैसे होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होना है। पहले जो पिछला हुआ है उसमें चूंकि 5-5 ऑप्शन दिए गए थे, अभी जो होना है उसमें 4 ही ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, 5 ऑप्शन में थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, थोड़ा क्या काफ़ी समस्या होती है उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है कि प्राथमिक से उच्च विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए आपका इसमें जो है हिंदी अंग्रेजी रहेगा ही, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक आपको चुनना है तीनों में से। ठीक है, और इसमें से 30% मार्क्स आपको पाना कंपलसरी है। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसके अलावा आ जाइए, ये जो है आपका दिया गया है, प्राइमरी की हम लोग बात कर नहीं रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी की भर्ती है भी नहीं, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। विषय और सामान्य की बात करें, जो पेपर आपका होने वाला टीजीटी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए 2 घंटे का पेपर होगा, 120 प्रश्न रहेंगे, उतने ही नंबर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में देखिए दिया है कि एक विषय पात्र उम्मीदवार इसमें कह रहा है कि 40 क्वेश्चन जो है ये सामान्य वाले रहेंगे। ठीक है, इसमें दिया है कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो सामान्य वाला कह रहा है इन पात्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। ठीक है, विषय पत्र ये जो आपका है बिहार की जो परीक्षा विद्यालय समिति यानी बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये फर्स्ट पेपर का हो गया, जिसमें से आपका कितना है। दूसरे में देखिए कि दिया है कि एक सामान्य अध्ययन पात्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जिसमें आपका प्राथमिक का गणित होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल सहित प्रश्न इसमें शामिल होंगे। यानी इसमें 40 क्वेश्चन होगा जो जीएस का होगा और 80 क्वेश्चन होगा जो सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट में देखिए इसमें दिया है कि कोई एक में आपको चूज करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपका विषय इसमें है कि नहीं है। देखिए जिनको एसएसटी देना सामाजिक विज्ञान वो यहाँ से चूज कर लें, और ये प्रश्न सारे कहाँ से पूछे जाएंगे, जो विद्यालय है बिहार बोर्ड की किताबें हो गई, एनसीईआरटी हो गई, और पिछला अगर आपने पेपर नहीं देखा हो तो टीजीटी का भी देख लीजिए, सब प्रश्न आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक, चलिए अब 11-12 की हम लोग बात कर लें। तो 11-12 में जो आपका प्रश्न पूछा जाने वाला है वो जिन लोगों ने नहीं दिया उनके लिए ये डाउट वाले हैं कि भाई कितना कैसे कहाँ से आएगा। भाग 1 में यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, देखिए यदि आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो भूगोल से आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, 80 प्रश्न मिलेंगे। पूरा कैसे, जो आपने एनबीएस पढ़ा होगा, केबीएस पढ़ा होगा, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, और अभी आपका ईएमआरएस का भी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोगों ने पूरा बैच भी चालू कर रखा है, जो आपका बिहार है ईएमआरएस का भी चल रहा है। ठीक है, बिहार का बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, GS बाई दिवाकर जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, GS बाई दिवाकर DIW है, फिर से देख लीजिए, इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या है, GS बाई दिवाकर सर, ये एप्लीकेशन का
नाम है, या आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। और ये बहुत ही मिनिमम फीस में आपका विदिन 40 to 50 डेज़ में पूरा आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पे पहले से ही हमने काफ़ी कुछ वहाँ पे अपलोड कर रखा है, हर एक स्टेट का, यानी यूपी का भी आपको टोटल टीजीटी पीजीटी का सॉल्व मिल जाएगा वहाँ पे PDF सहित, और वीडियो व्याख्या भी उसकी मिलेगी। इसके अलावा आपका KVS और NBS के पेपर भी वहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे, वो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेंशन कर रखा है इन्होंने कि जो ये पेपर पूछे जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे पाठ्यक्रम है बिहार बोर्ड का, जो आपका 11th-12th का पूरा पैटर्न है उसको देख लीजिए, या आप NCERT को ले लीजिए, ठीक है। सारे प्रश्न आपके जो 80 के 80 प्रश्न यहीं से मिलेंगे। और पिछला जो पेपर अभी मैं आगे 10-20 प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ आपको बताता चलूँगा कि कहाँ पे किस चैप्टर से आपको वो चीज़ें पढ़नी है। और यहाँ पे जो 80 के साथ साथ आपको क्या करना है, 40 और प्रश्नों को देखना है, जो आपका नॉर्मल मैथ से रहेगा, सामान्य जागरूकता यानी कि GS वाला रहेगा, सामान्य विज्ञान से, और हिस्ट्री में जो राष्ट्रीय आंदोलन है और भूगोल, यहाँ से आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपने क्या क्या चीज़ें समझ लिया कि पैटर्न क्या है, कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया। चलिए आते हैं यहाँ पे, देखिए आपके सामने जो खुल के दिख रहा है ये जनरल स्टडीज एंड ज्योग्राफी जो लिखा गया है, ये देखिए आपका पिछला जो है वो PGT का पेपर है। कौन सा है? पिछला जो अभी आपका बिहार में PGT हुआ है 2023 वाला ही, जस्ट अभी आपका, ठीक है, उसी का ये पेपर है। और इतनी जल्दी वैकेंसियाँ कहीं नहीं है, इससे अच्छी खासी वैकेंसियाँ किसी भी स्टेट में नहीं हैं, ना तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें इन्होंने ये स्टेट करा रखा था, और ये स्टेट जो है लगभग 7000 लोगों ने दिया था, जिसमें से लगभग 6000 समथिंग लोगों ने पास किया है, लगभग 6700। अगर पिछले जो सीटें थी लगभग उसमें 1200 सीटें थी, अगर उसमें हम बात करें तो लगभग 500 से 600 सीटें पिछली खाली जाएंगी, और अभी आपके पास 501 सीटें। अगर उन सीटों को इसमें मर्ज किया जाएगा तो लगभग 1200 सीटें आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। 11-1200 यानी 1000 से अधिक सीटें हो जाएंगी। और आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट कितने हैं? 6700 इधर हो जाएंगे। मान लीजिए पिछले में 200-300 कैंडिडेट बच गए अगर, तो मैक्सिमम आपके 7000 लोग होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे स्टेट पास हैं उनके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी सरकारी नौकरी की कुछ है नहीं, ठीक है। किसी भी स्टेट में, जैसे यूपी की हम लोग बात करें तो यूपी में अभी देखिए सीटें कम हैं, लेकिन फॉर्म इससे ज़्यादा, कम से कम 12-15 हज़ार तो फॉर्म पड़े ही होंगे कम से कम ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब यहाँ से देखिए हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। ये देखिए आपका सबसे पहले क्या है, GS वाले पेपर हो गए जो जनरल स्टडीज़ के हैं। इसमें मैथ देखिए नॉर्मल मैथ है, नॉर्मल आपका जो हाई स्कूल लेवल के मैथ होते हैं वही पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम आ जाते हैं। अब इसमें देखिए आपका ज्योग्राफी भी पूछ रखा है। ज्योग्राफी में देखिए कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या जो प्रतिशत है वो कितना है, 31 नंबर है ये, ठीक है। तो ये लगभग 8.5% है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एक और पूछा है, मालनाड जो क्षेत्र है ये किससे संबंधित है या किस पठार से ये रिलेट करता है, ठीक है। तो ये आपका मालनाड जो है ये आपका किससे रिलेट करता है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटका है। तो इसमें जो आपका है कौन सा है, कर्नाटका के पठार से रिलेट करता है। 32 नंबर देख लीजिए, कौन सा जोड़ा कह रहा है कि दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, ठीक है। जो गंगा का एरिया है, अपर गंगा, लोअर गंगा, मिडिल गंगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दक्षिण गंगा क्षेत्र से कौन सा नहीं आता है, जैसे पटना, मुंगेर, गया, अरवल है, पटना, वैशाली है, ठीक है। तो इसमें आपका जो पटना वैशाली है ये मेल नहीं खाता। आगे देखिए इस तरह से प्रश्न, ये GS वाले मैं बता रहा हूँ कि जो आपका GS में पूछा, जैसे दिया है कि गदर पार्टी की हिस्ट्री में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये सब प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई, कि गदर पार्टी जो है ये कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो ये इससे में थी ये आपका गदर पार्टी। तो 1913 में जो अनुशीलन समिति थी पटना की, इसकी एक शाखा कहाँ पे जो स्थापित की गई और किसने जो है एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 40 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये सचिन साल्यान ने की थी अनुशीलन समिति का। अब देखिए पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 आपने 40 क्वेश्चन देखा, अब पार्ट 2 में आपका कितना है, 80 प्रश्न है जो ज्योग्राफी के आपके होंगे, ठीक है। इसमें दिया है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो लगभग यहाँ पे 1 घंटे का वीडियो हम लोग रखेंगे। अब 1 घंटे में देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो उसकी हम लोग बात कर लेंगे आगे।
अब देखिए पहला जो प्रश्न दे रखा है, अब यहाँ से हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि किस चैप्टर से कहाँ से दिया है। पहला दिया है कि भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है। अब एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, पहला चैप्टर आप उठा लीजिए, जिसमें दिया है कि भूगोल के विषय क्षेत्र, भूगोल के विषय क्षेत्र में ही आपका पहला प्रश्न ये मिल जाएगा। कह रहा है कि किस शाखा का संबंध जो है जनसंख्या के प्रवास से है, शहरीकरण से है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है जो 41 में है कि मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए मानव भूगोल में भी क्या किया जाता है, मानव जनसंख्या, ठीक है, प्रवास शहरीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम लोग जो है सामाजिक भूगोल में भी आपका जो जनसंख्या का अध्ययन हम लोग करते हैं, शहरीकरण भी आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक आंसर यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला हो गया। चलिए 42 देखिए 42, और इसके साथ साथ आप 44 भी देख लीजिए। पहले दिया है कि क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, ठीक है। तो मान लीजिए दिन है तो दिन रहेगा, रात रहेगी तो रात रहेगा, क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तभी जो है दिन रात होता है। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न दिया गया 44 में कि कोई मौसम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब होगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दिया है जो एक तरफ पूरा दिन होगा, तो वही चीज़ होगा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर की बात हो रही, जो सनलाइट के सामने आएगा वहाँ पे दिन हो जाएगा, और जो जब रुकना बंद करेगी तब की हम लोग बात करें, जैसे सूर्य है ये, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है। अब मान लीजिए ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका नदर्न है, तो मान लीजिए कि ये उत्तरी वाला जो है ये नदर्न हो गया, ये सदर्न है, तो ये वाला पार्ट इसके सामने आ गया, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, रात रहेगा, क्योंकि ये छाया क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, तो 44 का आपका बी राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए 42 में कह रहा है कि किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है, ठीक है। फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी है, आग्नेय है, रूपांतरित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉसिल्स का निर्माण किस में होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है 3 तरीके से होता है, ये आपने जाना है। एक तो ये होता है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं इनके टूट फूट से बन जाता है, ठीक है। दूसरा जो अवसादों का जमाव होता है, ठीक है। तीसरा जो जैसे आपका जल है, ठीक है, जलीय आयन जो होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी जो अवसादों का निर्माण होता है। और नेक्स्ट जो टाइप है इसके निर्माण होने का, एक तो ये है कि जो जीवाश्म छोटे छोटे फॉसिल्स पाए जाते हैं समुद्रों में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ पे नीचे जम जाते हैं, इनके ऊपर जो है अवसादों का निक्षेप ये पाया जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पे कह रहा है कि जीवाश्मों का जो निर्माण होता है वो किस चट्टानों में होगा, अवसादी में होगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आग्नेय में क्यों नहीं होगा, आग्नेय में भाई वो खुद ही आग लिए होती है, जीवाश्म बेचारे खुद ही जल जाएंगे, ठीक है। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। 43 में आ जाइए। 43 में दिया है कि, अब देखिए 43 की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें दिया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। तो जो धरातल है इसके नीचे जो है ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, क्या ये रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिव टच है, या भूतापीय ऊर्जा होती है, या टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। तो इसमें देखिए आपका होता क्या है कि धरातल के अंदर जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये, और इसी की वजह से क्या होता है, ये रेडियो धर्मिता क्षय की वजह से जो है धरातल के नीचे एनर्जी मिलती है, और ये कह रहा है कि ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत के रूप में ये है, ठीक। 45 देखिए, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया जाता है महाद्वीप महासागर में, आंतरिक और बाह्य कोर में, बाह्य कोर और क्रस्ट में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आंतरिक और बाह्य कोर ये भी आपका है स्थल मंडल में, जब हम लोग स्पेस के अनुसार बात करते हैं। क्रस्ट और
कोर के अंतर्गत भी बात करते हैं और महाद्वीप महासागर के भी अंतर्गत भी बात करेंगे। तो इसमें से कोई नहीं जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 45 के बाद आपका 46 में आ जाते हैं। इंग्लिश वाला देखना हो तो आप देख लीजिएगा, इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप कौन सा है? GS बाई दिवाकर। ठीक है, वहाँ आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी दिख जाएगा जो बिहार का आपका स्पेशल है, और बिहार स्पेशल में ही हम इसको ऐड कर देंगे, स्टेट का भी ऐड कर देंगे, TGT का भी ऐड कर देंगे। और उसमें आपको क्या है कि मैं क्या करूँगा, ये हाईलाइट करके ऐड करूँगा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाएगा। इसमें देखिए दिया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? अंटार्कटिका है, सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 46 में देखिए, तो 46 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन सिंक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो जो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये आपका क्या होता है? कार्बन सिंक का कार्य करता है। ठीक, 49 देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि चिली और पेरू के तट पर बहने वाली जो ठंडी जलधारा है उसका क्या नाम है? ठीक, तो ये आपका हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा है। एल नीनो ये आपका गर्म जलधारा हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए अपक्षय के और अपर्दन से है प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आपको कहाँ है? NCERT में मिल जाएंगे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का ही अभी चल रहा है। आप देखिए ये वाला प्रश्न भी महाद्वीप और महासागर में भी ये है, चिली पेरू वाला भी है, कार्बन सिंक आप पढ़ लेंगे। जो जैव विविधता के पहले वाला चैप्टर है उसमें आप देख लीजिएगा, प्लेट विवर्तनिकी भी मेंशन की गई है। ये सारा कुछ लाइन बाय लाइन आपका NCERT में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि बिहार यदि आपको क्रैक करना है, बिहार में प्रवक्ता बनना है, तो आपको क्या करना है? NCERT ज़रूर पढ़ना है। NCERT आप नहीं पढ़ेंगे, अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जो आप जो है मार्केट में तमाम किताबें NCERT की मिलती हैं मेन पब्लिकेशन के अलावा, तो आप क्या करते हैं कि चाहे आप दृष्टि की देख लीजिए या और भी पब्लिकेशन आती है, तो आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे वो 60 नोट्स मिल जाएगा तो हम उससे आसानी से कर लेंगे। तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा, जो आप सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो कोचिंग्स होते हैं वो 60 नोट जो प्रिपेयर करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो करते हैं। एक तरह से मान लें कि वो 60 to 70% कवर करेंगे पूरी NCERT, लेकिन पूरी NCERT में आपके कुछ लाइन ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसी से प्रश्न बनाया है। अभी देखिए यहाँ पे दिया है कि यांत्रिक अपक्षय में क्या चीज़ शामिल होता है? खनिजों और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया। अब यहाँ पे देखेंगे यांत्रिक अपक्षय या रासायनिक अपक्षय में उतना ज़्यादा डिटेल आपको 60 नोट्स में नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ ये मान के चला जाता है कि भाई ये चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, लेकिन यही आप NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ से आप ये चीज़ों को कर ले जाएंगे। खनिज और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया में यांत्रिक है? नहीं, ये रासायनिक हो गया। एसिड द्वारा चट्टानों का जो विघटन हो गया ये भी क्या हो गया? ये रासायनिक हो गया। अब कह रहा है कि चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, अब जो चट्टान है वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में भौतिक प्रक्रिया के द्वारा टूटेंगे ये आपका यांत्रिक अपक्षय होगा। ठीक है, इसे हम लोग यांत्रिक या भौतिक अपक्षय के नाम से भी जानते हैं। तो 47 का आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे आपका 50 दे रखा है, साथ में 50 करते चलिए। दिया है कि वलित पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सारे दे रखे हैं और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वे जो वलित पर्वत होते हैं ये संपीडन विवर्तनिक बलों के प्रभाव से बनते हैं। वलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ और पिंडनुमा शिखर पाए जाते, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि जो हिमालय की आप वलित पर्वत की बात कर ले, हिमालय में भी तो गहरी घाटियाँ हैं और पिंडनुमा यानी ऐसे जो है पर्वत शिखर भी मिल रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय, अवसादी और कायांत्री तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वलित पर्वत में हमेशा उत्थान होता रहता है और ये संपीडन या विवर्तनिक बलों के कारण भी ये होते हैं। क्योंकि यदि आप हिमालय की बात करेंगे, हिमालय क्या आपका वलित पर्वत है, तो जनरली हम लोग अलग अलग फॉर्म में इसको मानते हैं। अगर हिमालय को हम लोग मान लें, टेथिस भूसन्नति से इसकी उत्पत्ति होती है। भूसन्नति क्या होती है? साइड में किनारे क्या होते हैं? ये ठोस राख से बने होते हैं और साइड में आपका मान लीजिए यहाँ पे गहराई जो होती है इनका सॉफ्ट रॉक से बनी होती है। अब यहाँ पे क्या होते हैं? विवर्तनिक हलचल हो गए,
ठीक है। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उत्थान होने लगा, या इधर से प्रेशर पड़ा, इधर से प्रेशर पड़ा, इसकी वजह से क्या हुआ, वो संपीड़ित हो गए। तो वही यहाँ पे कह रहा है। तो इस आधार पे जो है 1 2 सही होगा, 2 3 सही होगा, 1 3 सही होगा, इसमें तीनों सही हैं। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दिए गए जो विकल्प हैं चाहे 1 2 2 3 इनमें से, ठीक है। डी ऑप्शन हो गया आपका 50 नंबर। 48 नंबर देख लीजिए 48, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना जो उपजाऊ मैदान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका लोयस का मैदान कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लोयस के मैदान का जो जिक्र किया है ये अरिस्तोफेन महोदय ने किया था। और अरिस्तोफेन ने जो है आपका चीन का भूगोल भी लिखा था, और चीन में जो यांगटी सिकियांग वाला मैदान है ना, वांगहो और यांगटी सिकियांग, वहाँ पे जो निक्षेप थे उसको लोयस के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो लोयस जो है एक प्रकार से पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में भी आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए 51 देख लीजिए। मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की जो परत होती है, यानी कि जो मौसमी दशाएं किस वायुमंडल की परत में घटित होती है। अब देखिए ये क्या है, इन्होंने इंग्लिश का डायरेक्ट हिंदी अनुवाद कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि मौसमी दशाएं किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं। तो मध्य मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो 51 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्षोभ मंडल है इसे हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 54 देख लीजिए। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। आप देखिए ये भी क्या है आपका, एनसीईआरटी में आप जाएंगे जो जैव विविधता वाले चैप्टर है उसमें आपको उसके पास जो है ये मिल जाएगा पोषण स्तर। तो इसमें कह रहा है कि जीव का, और भी आप एनसीईआरटी का जो, जैसे आप पर्यावरण एनसीईआरटी का जो आता है उसको भी देखेंगे, उसमें तो पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति, जो जीव का पोषण स्तर होता है। पुनरुत्पादन की क्षमता, भौतिक आधार और आकृति एक से अधिक। तो जो पोषण स्तर होता है इसमें क्या होता है, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति में जो है पोषी स्तर जो संदर्भित करता है, यानी पोषण जो स्तर जो है, चाहे आप बात करेंगे प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर में, अलग अलग स्तरों में खाद्य श्रृंखला ये देखी जाती है। 52 दिया है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवन प्रणाली है वो कौन सी है, ठीक है। ये आपका हो गया अफ्रीका। अब यहाँ से कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से इधर से भूमध्य सागर, ये आपका भूमध्य सागर हो गया। तो भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, अब इधर चलती तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड या हरमट्टन कहते हैं, ठीक है। और चिनूक आपकी कहाँ चलती है, तो चिनूक आपका जो है अमेरिका में, ठीक है। जो रॉकीज और एंडीज है वहाँ पे चलती है, ये गर्म पवन है चिनूक, और इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो बर्फ़ है वो गल जाते हैं, और चिनूक को इसीलिए जो है वहाँ पे आपका स्नो ईटर भी कहा जाता है, यानी बर्फ़ भच्छी पवन भी कहा जाता है, ठीक। 52 में हम लोग देख रहे हैं। तो जो आपका सिरोको है ये आपका जो है भूमध्य सागर की ओर चलती है, ठीक है, मिस्र के पास से होते हुए यहाँ पे आपका। चलिए 52 आपका हो गया। अब 53 यहाँ पे देख लीजिए, दिया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है। ये भी देखिए आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और ये आपका जो वायुमंडल वाला चैप्टर है ना एनसीईआरटी में, उसमें आप देखिएगा एकदम सेम लाइन ये मेंशन कर रखा है। 53 में देखिए दिया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प जो है, जो जलवाष्प यानी कि गैस है, ये आपका द्रव में नहीं बदलती बल्कि क्या है, डायरेक्ट ये आपका सीधे ठोस में बदल जाती है। इसमें दिया वाष्पीकरण है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। तो इनमें से ये कोई नहीं। अब आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि ये जब जलवाष्प जो है तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए और एनसीईआरटी उठा के उसमें देखिएगा, एकदम सेम लाइन यही मेंशन की गई है जो भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत है उसमें ही, ठीक। 55 में देखिए दिया है कि कौन सा कथन लयपीच को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। 55 में देखिए, तो इसमें दिया है कि एक छोटे मध्यम आकार वाले उथले अवसाद
सतह से पानी टपकने के कारण जो बनने वाला है, तो ये आपका लैपीज नहीं क्या होता है, ये स्टैलेक्टाइट होता है, स्टैलेग्माइट होता है। तेज शिखर वाले खांचे और लकीरों के साथ अनियमित सतह, ये आपका राइट है। लैपीज जो है कंघी नुमा होता है ऐसे, ठीक है। और ये जो है तेज शिखर होता है, ऐसा नहीं कि जो कंघी की हम बात कर रहे हैं ना, जो आप बालों को झाड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन हो गया राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, और इसमें हम लोग इसी तक देखते हैं, 61 तक देखते हैं, क्योंकि इधर आपके हो जाएंगे और कल हम लोग और पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए 56 देख लीजिए। ये भी आपका प्रवाल भित्ति से है, और ये भी कहाँ है, एनसीईआरटी में है। दिया है कि आदर्श गहराई क्या है प्रवाल भित्तियों की। अब देखिए, हमने जो आप लोगों का बिहार वाला जो बैच की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार वाला जो बैच है बहुत ही मिनिमम फीस में आपका स्टार्ट किया गया है। वहाँ पे आप जाके देखिएगा, इसका पूरा जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, और वहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका वो यही है कि जो आपकी किताब है एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, और उसमें आपका हाईलाइट भी करते हुए हम लोग चलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो आपका केवीएस में पूछा गया हो, नवोदय में पूछा गया, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर में, या आपका यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या कहीं भी पूछा गया प्रश्न, उसको हाईलाइट हम लोग वहाँ करके हुए चलते हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ से देख लीजिए, यदि आप बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप जुड़ लीजिए, या आप ईएमआरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस जो मॉडल स्कूल टीजीटी पीजीटी है, तो वो भी आपका वहाँ पे कंप्लीट अवेलेबल है। अभी देखिए वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी और मानव भूगोल स्टार्ट किया जाएगा। तो दिया है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या होती है, 200 फीट, 300 फीट, या फिर 250 से 400, या 150 से 350, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका लगभग जो है हो जाता है 200 से लेके 300 फीट, ठीक। इतनी जो है प्रवाल भित्तियों की गहराई होनी चाहिए। ये आदर्श दशाएं हैं। आदर्श दशाएं ये भी याद रखिए, टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, टेम्परेचर आदर्श कितना होता है, साइलेंटी कितनी चाहिए प्रवाल भित्तियों के लिए, ठीक है। जो जल है वो क्या अवसाद रहित होना चाहिए या अवसाद युक्त होना चाहिए। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रवाल भित्तियों की आदर्श दशाएं क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं पहले ही, ठीक। आगे देखिए, पौधों का फैलाव व प्रवास कब से शुरू हुआ मुख्य रूप से। अब देखिए ये आपका कहाँ से हो गया, ये आ गया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक। उत्पत्ति वाला आई थिंक दूसरा या तीसरा चैप्टर है आपका। तो इसमें कह रहा है कि जो पौधे थे उनका फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से जो फूल वाले पौधे हैं, ठीक है। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जो सारणी बना के दी है, तो यहाँ पे लास्ट वाली सारणी में जो लास्ट वाला टेबल है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सा कब जो है किसका विस्तार हुआ। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो फूल वाले पौधे हुए कब से ये देखे जाने लगे, ये आपका जो है 59 नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि जो मुख्य रूप से फूल वाले पौधे हैं ये कब देखे जाने लगे, तो ये आपका क्रिटेशियस जो टाइम पीरियड था उस समय से ये देखे जाने चालू हो गए, यानी उनका प्रवास होना चालू हो गया। अब देखिए यहाँ पे 57 में संसाधन का क्या अर्थ होता है। अब जिम्मरमैन ने क्या बोला था, जिम्मरमैन ने ये बोला था कि रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, यानी रिसोर्स होते नहीं, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, ठीक है। और पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो संसाधन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पर्यावरण का प्राकृतिक तत्व, धन या वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, ठीक है। संसाधन के कई रूप होते हैं। एक तो आपका ये धन और वित्तीय संपत्ति भी आपका संसाधन हो गया। संसाधन मतलब ये कि जो चीज़ आपके लिए प्रयोग में आए, जैसे मानव बुद्धि, तो मानव की जो बुद्धि है ये सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, सबसे बड़ा संसाधन मानव बुद्धि, ह्यूमन विजडम जो है सबसे बड़ा संसाधन है, ठीक है। प्रकृति के जो प्राकृतिक तत्व ये भी आपके संसाधन ही होंगे। तो यहाँ पे आपका एक से अधिक हो जाएगा, राइट। और 60 नंबर देख लीजिए, कौन सा जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, 60 नंबर है। तो इसमें दिया है खनिज है, वन है, सौर ऊर्जा है। तो ये जो है ये आपके क्या हैं, नव्यकरणीय हैं। जो गैर नवीकरणीय यानी कि ख़त्म होने वाले, वो चाहे आप जीवाश्म हो गए, खनिज हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 58। इसमें दिया है कि कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है।
जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में कौन वर्णन कर रहा है। शीतोष्ण और आर्द्र जो जलवायु वहाँ पे होगी, ठंडा और अर्ध शुष्क होगा, हल्का और आर्द्र होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन जो है, इसमें आपका देखिए दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शीतोष्ण और आर्द्र नहीं, बल्कि क्या होगा, शीतोष्ण और शुष्क हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आप ई ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑफिशियल इसकी साइट है वहाँ से भी आपको यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की से ही हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा कर रहा है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया गया जो प्रश्न है कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है इसमें से जब आपको देखना होगा तब आप क्या लगाएंगे, और जो ई ऑप्शन है, अब जैसे सबसे ज़्यादा जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका एशिया वाला है। ठीक है, और एशिया में भी सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्व एशिया में ही चावल का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे यही डाउट वाले थे, इसीलिए अब केवल 4 ही ऑप्शन आपको देगा, क्योंकि यदि हम बात करें यहाँ पे तो इनमें से हमें लगाना होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी इस प्रश्न पे 2 तरह की चीज़ें बनेंगी, एक तो ये कि जो दिया गया प्रश्न है इसमें से आपको सॉल्व करना है, या जो नॉर्मल ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीप सबसे बड़ा चावल उत्पादन वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो तो एशिया हो गया। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो उत्पादन वाला है। तो ये टोटल 61 क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग 61 से लेके यानी लगभग आपका कल जो है 60 प्रश्नों का सॉल्व हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये पूरा वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बाद हम लोग टीजीटी को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को क्या करना है कि जो आपका ऐप है उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे हमने इसीलिए मेंशन कर दिया है। तो ऐप कौन सा है, जीएस बाय दिवाकर, फिर से देख लीजिए ये आपका, इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे मौके आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में पूरा मेंशन किया गया है। इसके अलावा वहाँ पे हमने टीजीटी, यूपी टीजीटी का भी पीडीएफ ऐड कर दिया है। पीजीटी का भी जो सॉल्व अभी आपका यूट्यूब चैनल पे चल रहा है इसका भी पीडीएफ हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, और आपका नवोदय का भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ, और केवीएस का भी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। बिहार का भी जो आपका प्रीवियस ईयर जैसे ये वाला सॉल्व चल रहा है ना, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, और पूरा एनसीईआरटी हमने वहाँ पे अलग अलग करके एनसीईआरटी का 60 नोट्स भी आपको वहाँ अवेलेबल कराएंगे। जैसे आप कंप्लीट पढ़ ले रहे हैं, फिर एनसीईआरटी का 60 नोट्स मेन जो है एनसीईआरटी से ही वो मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।